केंद्र सरकार का किसान मजदूरों के लिए पैकेज का ऐलान। अगस्त 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड से 67 करोड़ लोगों को लाभ। 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को फ्री अनाज। बिना राशन कार्ड के भी 5 किलो अनाज, 1 किलो चना। फ्री अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। फ्री अनाज स्कीम पर 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फ्री अनाज से 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ के फंड का ऐलान। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक लोन। शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर घर। खतरनाक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ईएसआई। हर किसान को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड। मजदूरों की मुसीबत पर मरहम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कोरोना से बेपटरी हुई जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी लगातार पसीना बहा रही है। केंद्र ने आज 20 लाख करोड़ के पैकेज का दूसरा ब्रेकअप दिया, जिसमें मजदूर, किसान और स्ट्रीट वेंडर्स जैसे तबके के जख्मों पर मलहम लगाने की कोशिश की गई। किसानों और रेहड़ी वालों के लिए आसान कर्ज के अलावा एक देश एक राशन कार्ड, पूरे देश में मजदूरों की बराबर मजदूरी और गरीबों के लिए सस्ते किराए पर घर जैसी योजनाओं का भी ऐलान किया गया, जो अगर ज़मीन पर सही तरीके से उतर पाती हैं तो तस्वीर बदल सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अगर दुरुस्त आयत भी है तो इसका देर आयत होना नियति क्यों था। पूरा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया सड़क पर पैदल चल रहे, तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे मजदूरों की तस्वीरों से रंगा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री ने आज राजस्थान में अपील की कि मजदूरों के फोटो खींचने वाले उन्हें प्रशासन तक जरूर पहुंचाएं, उनकी लोकेशन भेजें ताकि ज़रूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई जा सके। तो आज किए गए ऐलान मजदूरों को कितनी राहत पहुंचाएंगे, इस पर प्राइम डिबेट में इन सवालों के जरिए आज बहस होगी कि घोषणाओं से कितने बदलेंगे किसान मजदूर के हालात। मजदूरी की विसंगतियां दूर होंगी तो रुकेगा मजदूरों का पलायन। और एक देश एक राशन कार्ड से क्या मजदूरों को रोटी की गारंटी मिल पाएगी। हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज सतीश सरीन जी हैं, आप अर्थशास्त्री हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। रघुवीर पूनिया भी हैं, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जुड़ गए हमारे साथ। और रिटायर्ड आईएएस सत्यनारायण सिंह जी भी हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। सरीन साहब, इसको गेम चेंजर कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष तो खासतौर पर कह ही रहा है। ये गेम चेंजर जो गेम शुरू होने के 1.5 महीने बाद आया है, ये किस तरह से हालात को बदलेगा, पहले आपसे समझूं फिर बहस में जाऊं। कैसे बदलेंगे हालात? जी भाई साहब, सबको नमस्कार। ये जो आप बोल रहे हैं गेम चेंजर 1.5 महीने बाद आया है, ऐसा नहीं है। ये घोषणा जरूर 1.5 महीने बाद हुई, लेकिन एडवाइजरी 20 मार्च और 29 मार्च को केंद्र सरकार ने निकाल दी थी मजदूरों के बारे में, लेकिन उसका पालना नहीं की गई सरकार, राज्य सरकार द्वारा, और वो पलायन की ओर अग्रसर हुआ। बाकी इतना बड़ा हमारा देश है, 135 करोड़ की जनसंख्या है, कितने राज्य हैं, कितनी विषमता हैं, उसमें कोई ऐसी चीज लाना जो हर आदमी तक पहुंचे, उसमें समय लगता है, उसमें व्यवस्था भी देखनी पड़ती है, धन की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। आपको ध्यान होगा, अपन पहले भी एक डिबेट में अपन ने आधार कार्ड की बात करी थी, वही मुद्दा अभी आज राशन कार्ड से इन्होंने बोला है कि वन नेशन वन राशन कार्ड।
मजदूर को ये भी इन्होंने बोला है कि आप जहां भी हो मनरेगा में काम कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ समय नहीं, समय थोड़ा सा लगा, लेकिन कोई काम ऐसा ना करें हम कि वो समय से पहले लाएं और वो पूरा नहीं हो पाए। ये योजनाएं थोड़ी कुछ दिनों बाद आई हैं, लेकिन पूरी आई हैं। ठीक है सतीश जी, मैं आपकी बात मान लेता हूं। हालांकि मानना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि राज्य सरकारों के कोर्ट में अगर बॉल है तो वो राज्य सरकारें तो भाजपा की भी हैं और कांग्रेस की भी हैं। अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो फिर पड़ोस में गुजरात भी है, जहां से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। जहां सूरत से ऐसी तस्वीरें आई हमारे पास, वो फिर मध्य प्रदेश से भी निकल रहे हैं, वो बिहार भी पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी मजदूरों ने बवाल काटा है। तो ये स्थिति तो सभी जगह है। बहरहाल दूसरा सवाल मेरा ये है सर आपसे, इन घोषणाओं का तो चारों तरफ स्वागत हो रहा है, स्वागत होना भी चाहिए, इस तरह की घोषणाएं हैं। हाँ जी। और हाँ चलिए बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारों ने इसकी पालना नहीं करी। राज्य सरकार पालना करने में थोड़ी लेट हो गई, और जब तक पलायन शुरू हो गया था, मैं किसी एक राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं अभी फिलहाल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो वो पालना में देरी हुई है। बाकी सरकारों में कहाँ कितनी क्या देरी हुई वो अभी नहीं सतीश जानकारी जी, में राज्य सरकार लेकिन राजस्थान के, जो मैं राजस्थान का की निवासी हूँ, क्या बात राजस्थान में रहता हूँ, इसलिए राजस्थान मोटी मोटी बात हमें ये समझ में आती है, एक ठीक है एक नागरिक के तौर पर, लेकिन ये समझ में आता है कि जहाँ जो मजदूर था उस मजदूर को या तो घर रवाना होने के लिए मजबूर किया भूख ने, या फिर उसको मजबूर किया उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है इसने, जहाँ वो रह रहा था उस जगह को खाली करवा लिया गया, या तीसरी चीज़ थी अनिश्चितता, उसको पता नहीं था कि आगे क्या होगा। तो पता नहीं आगे क्या हो, अपने घर तो पहुंचो, ये सोचकर ये आदमी घर पे निकला है अपनी जगह से। खैर मैं उस पर बाद में आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जिन लोगों के लिए आज राहत की जो घोषणाएं की गई हैं, निश्चित तौर पर राहत की घोषणा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वो तबका है जिस तक ये बातें पहुँचते इन बातों को पहुँचना ही बहुत मुश्किल काम है। वो ईमेल नहीं करता है, वो स्मार्टफोन यूज़ नहीं करता है, वो पोर्टल्स देख करके खबरें नहीं पढ़ता है, वो रजिस्ट्रेशन कराना नहीं जानता है। इस काम के लिए एक पूरी सरकारी मशीनरी जो ई मित्र के जरिए काम करती है, ऐसी किसी मशीनरी पर उसको आश्रित होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये जो इन योजनाओं का लाभ है वो टारगेट तक पहुंचे, ये कितना बड़ा काम समझते हैं आप? कितनी बड़ी चुनौती है ये? देखिए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की है। आज कोई भी सोशल मीडिया नहीं देखता, या आज कोई भी, लेकिन अखबार जरूर पढ़ता है, टीवी जरूर देखता है, न्यूज़ सुनता है। ये आप न्यूज़ चैनल से, आज हमारे वित्त मंत्री जी ने भी अनुरोध किया है और आपसे भी अनुरोध है कि इन बातों को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा, इन योजनाओं को अगर मतलब अच्छी तरह समझा कर अगर पहुँचाएंगे तो ये योजनाएं उन तक पहुँचेंगी। बाकी आपने बात सही बोली कि वो तबका है जिनको ये समझने में टाइम लगता है कि ये कैसे हुआ है, लेकिन इसलिए इसको समय दिया गया है कि आप किस पर्टिकुलर समय तक किसको कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं किया गया कि आपको 1 महीने में करना है या 2 महीने में करना है। हर योजना के लिए अलग अलग समय दिया गया है, जो काफी सफिशिएंट समय है, जब तक कि योजना केंद्र सरकार भी पहुंचाएगी और आप लोग भी पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए मैं सत्यनारायण जी आपके पास आ रहा हूँ। सत्यनारायण जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सत्यनारायण सिंह साहब। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर, देखिए अभी जो सबसे बड़ी चिंता है सत्यनारायण जी, वो मजदूरों की चिंता है, प्रवासी मजदूरों की। या तो उनको उनके घर भेज देने की, या जो मजदूर घर लौट आए हैं उनका पुनर्वास कैसे हो, इस बात की चिंता है। अब जो मेजर्स लिए गए हैं जिसमें श्रमिक ट्रेन ही चलाई जाएंगी महीने 1.5 महीने तक, मजदूर जब तक उनके घर नहीं पहुंच जाते, चूंकि एक ट्रेन में अब जितनी क्षमता है उसका चौथाई, उसका आधा ही आदमी बैठेगा। उसके अलावा घर पहुंचने के बाद पहली आवश्यकता होगी उनको रहने की, तो सस्ते किराए पर उनको घर उपलब्ध कराया जाए। फिर खाने की चिंता होगी, तो उनको राशन कार्ड कहाँ का बना हुआ है कहाँ का नहीं बना हुआ है इससे मतलब नहीं, एक देश एक राशन कार्ड के तहत उनको 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चना, इस तरह के उनके खाने पीने का इंतजाम भी हो रहा है। तो इन सारे ये जो मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, इससे ये मजदूरों की समस्या बहुत बड़ा विकराल रूप लेकर हमारे सामने खड़ी है आज। उसका समाधान होता दिख रहा है सत्यनारायण सिंह जी? जेपी शर्मा साहब, मैं वास्तविकता में कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकारों ने जो भी निर्णय लिए वो बगैर तैयारी के लिए और केवल आदेश निकाल करके ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी चुप हो गई और दूसरे स्टेट्स थे वो भी चुप हो गए। राजस्थान सरकार ने तो बार बार गृह मंत्रालय को लिखा
उसके बाद में ट्रेनें चलाने के लिए भी लिखा और उनसे किराया नहीं लेने के लिए भी लिखा, मगर केंद्रीय सरकार और उन लोगों ने कॉपरेशन नहीं लिया, कोऑर्डिनेशन नहीं किया और उसको ऐसा लगता है कि उनको भारत की रियल इकोनॉमी की जानकारी नहीं है। करोड़ों प्रवासी अभी जैसा ये कह रहे थे, उनको मालूम नहीं है कि वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको मजदूरी नहीं दी। इन्होंने जो भारत सरकार ने आदेश निकाले थे कि उनको लॉकडाउन एरिया का पैसा मिलेगा, वो नहीं मिला। ये कहा गया था कि किराए के लिए उनको तंग नहीं किया जाएगा, वो भी किया गया और घरों से उनको निकाल दिया गया। खाने को नहीं रहा, मजदूरी नहीं रही, तो ऐसे में उसके बाद में उनके रवाना होने की प्रॉब्लम्स भी अभी तक नहीं हुई है। मैं आपको जितनी जो करोड़ों लोग आना चाहते हैं अपने घर में, अनएम्प्लॉयड होने की वजह से, मानसिक परेशानियों की वजह से, घरेलू परेशानियों की वजह से उन्होंने अपनी जमीनें बेची हैं और ट्रकों से और बसों से 3.5 लाख रुपए में तमिलनाडु से, 2.5 लाख रुपए में बॉम्बे से, 1.5 लाख रुपए में हैदराबाद से वो लोग चल रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो ट्रकों से या पैदल चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारा हिंदुस्तान का किसान मजदूर सड़कों पर आ गया है। और अभी भी ये फायर फाइटिंग की बात की है भारत सरकार ने, और इसमें कोई दीर्घकालीन तो कोई बात ही नहीं है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि ये मिल जाएगा। इसमें भी बहुत समय लगेगा। अभी तो प्रश्न ये है, अभी मेरे पास टेलीफोन आए थे कि लोग हैदराबाद से जयपुर आ गए, अब कैसे जाए वहाँ। अब उसके बाद में बॉम्बे से आपके खुर्जा पहुंच गए या ग्वालियर पहुंच गए, वहां से कैसे आए, कोई प्रॉपर। सही बात है, इन सारी चीजों को सेटल होने में बहुत वक्त लगेगा सर। उसकी वजह से इन प्रवासी मजदूरों को जो अनाज देने की बात आएगी वो तो अब आगे जाके शुरू होगी। उनकी प्रॉब्लम्स आज है, 20-25 करोड़ लोग जो सड़कों पर आ गए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स तो आज की वर्तमान प्रॉब्लम है, जिसके बारे में बिल्कुल सही बात है। और ये हैरानी की बात है, ये हैरान करने वाली बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एसपी मित्तल साहब एक बात बताइए। एसपी मित्तल साहब सुन पा रहे हैं क्या मुझे? मित्तल साहब एक बात बताइए जी। हाँ, मजदूर घर से निकला, जैसा मैंने अभी कहा, या तो रोजी रोटी की वजह से निकला, या शेल्टर की वजह से निकला, या फिर वो भविष्य की अनिश्चितता की वजह से निकला, लेकिन निकल गया। तो उससे पहली बात तो ये समझ में आती है कि या तो उस तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाया कि यहीं रहो, यहीं रहोगे, तो एक आध दिन दिक्कत हो सकती है, लेकिन देर सवेर तुम्हारे पास इंतजाम पहुंच जाएगा। पहला तो ये हो सकता है। दूसरा, अगर ये मैसेज पहुंच भी गया तो हमें भरोसा जगाने में नाकामयाब रहे कि उसके पास उसकी खाने पीने की व्यवस्था पहुंच जाएगी। खैर, वो सड़क पर निकल गया, ट्रेनें चल रही हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, पूरे देश में एक ही बात घूम रही है, मजदूर 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 सड़कों के ऊपर। इसमें यह समझाइए एसपी मित्तल साहब मुझे कि वो कौन सा रॉकेट साइंस है जिसके जरिए ही ये समझा जा सकता है कि भाई एक राज्य के 5-6 बॉर्डर होते हैं जहां से दूसरे राज्य को लोग जाते हैं। उन राज्यों पर खाली अगर बसें, सरकारी बसें चला दी जाती है, रास्ते में जितने मजदूर मिलते जा रहे हैं उनको उठाकर ले जाइए। दूसरा राज्य नहीं स्वीकार करता है, खाली पड़ी है सरकारी स्कूलें, वहां उनमें रखिए उनको। खाने की तो दिक्कत ही नहीं है, खाना तो भामाशाह खिला रहे हैं। दरअसल हर शहर में हर आदमी इस वक्त जो है वो इस संवेदनशीलता के साथ जी रहा है कि अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाने से गुरेज नहीं कर रहा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था? ये तो बहुत आसान बात थी। आज मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि लोकेशन भेजिए ना जहां से आप तस्वीर खींच रहे हैं, हमें बताइए कहां कौन आदमी, उसको उठवाएंगे, उसकी व्यवस्था करवाएंगे। मित्तल साहब। सर्वदा मेरा ऐसा मानना है कि इस जो श्रमिक समस्या है और जो करोड़ों लोग जो सड़कों पर है, उसको समझने में शायद भारत सरकार ने, और मैं कहता हूं कि राजस्थान सरकार ने भी कुछ समझने में कहीं गलती की है। आपको ध्यान हो तो कि पूरे देश में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये कहा कि हम प्रवासी राजस्थानियों को लेकर आएंगे। मुझे लगता है यहीं से शुरुआत गलती हुई है। अच्छा होता इस बात की कहा जाता कि जो जहां है वहीं रहे और उसकी व्यवस्था वहीं की जाए। आप ये देखें कि पिछले 2-3 दिन से राजस्थान के मुख्यमंत्री अब ये कहने लगे कि फिलहाल अभी आप लोग वहीं रहो, आप लोकेशन भेजो, हम आपकी व्यवस्था वहां कराएंगे। कुल मिला के स्थिति है कि जो व्यवस्था श्रमिकों के लिए करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। उसी का कारण आज ये रहा कि जब करोड़ों लोग जब सड़कों पे आए तो भारत सरकार को पैकेज की घोषणा करनी पड़ी, और अब यह कहा जा रहा है कि 90,000 करोड़ रुपया तो हम किसानों को देंगे और 35,000 करोड़ रुपया से ज्यादा श्रमिकों पे खर्च करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पहली जो आवश्यकता है वो ये है कि जो श्रमिक सड़कों पर है
उसकी देखभाल कैसे की जाए, उसको अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचाया जाए, या फिर वो जहां है उसकी व्यवस्था कैसी की जाए। सरकार का भी ये कहना है कि हम उसको, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको राशन कार्ड, बिना राशन कार्ड के भी गेहूं देंगे। अब सरकार कह रही है कि एक राशन कार्ड और एक देश की स्कीम लेके आ रही है। तो इस तरह से देश में लगातार स्कीम चल रही है। और शर्मा साहब, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो समस्या आ रही है, सरकार कोई सी भी हो, सरकार ये नहीं कि चाहे मोदी जी की सरकार हो या इससे पहले देश के अंदर 50 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, हर बार ये कहा जाता है कि हम मजदूरों की स्थिति को सुधार रहे हैं, हम किसानों की स्थिति को सुधार रहे हैं। तो भाई जब स्थिति सुधारी गई तो अब ये हालात क्यों आए? इससे जाहिर होता है कि आपने ना तो श्रमिकों पे ध्यान दिया, ना आपने किसानों पे ध्यान दिया। हम सब देख रहे हैं, ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि जो लेबर है, जो श्रमिक है, वो अनुबंध के आधार पर नियुक्त होता है। अब ठेकेदार तय करता है। ये बात मैंने करीब महीने, 1.5 महीने पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ था नहीं हो रहा, तब भी मैंने ये बात रखी थी। मित्तल साहब एक बात बताइए, मित्तल साहब आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? किसान क्रेडिट कार्ड में 25 लाख लोगों को और जोड़ेंगे। अब जो पहले जो किसान क्रेडिट कार्ड जिनके पास है उनको कितनी सुविधा मिल रही है, ये सब चीजें आने वाले दिनों में पता चलेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे राज्य सरकार की मित्तल साहब को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही शायद। चलिए मैं जाता हूं, अब रघुवीर पूनिया जी का रुख करता हूं। रघुवीर पूनिया जी, कल जो मित्तल साहब आप मेरी आवाज सुन पाए तो बताइएगा, मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगा। रघुवीर पूनिया जी, कल जो घोषणाएं हुई एमएसएमई के लिए और आज घोषणाएं हुई मजदूरों के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, किसानों के लिए, और तीसरा जो मामला है लोकल पर वोकल का, इन सबको एक जगह जोड़ दिया जाए और इस तरह से अगर ये तस्वीर जो बनाने की कोशिश की गई है उसको समझने की कोशिश की जाए कि लघु उद्योग, स्थानीय उद्योग, छोटे काम धंधे, उनके ज़रिए काम हो, उनको बढ़ावा मिले, मजदूरों की पूरे देश में एक जैसी मजदूरी हो तो आदमी पलायन करके दूसरी जगह नहीं जाए, बड़े शहरों की तरफ नहीं भागे, अपने राज्य में ही रहे, वहीं काम करे, वहीं पैदा करे और फिर वहीं पर उसकी खपत हो, लोकल पर वोकल। ये जो बनाने की कोशिश की गई है, क्या इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए ये और कितना ये ज़मीन पर उतरता हुआ दिखता है? रघुवीर पूनिया जी। जेपी जी, सबसे पहले तो आपने सतीश सरीन जी से एक प्रश्न पूछा था कि ये जो घोषणाएं हुई हैं इनको उन मजदूरों तक और जो वास्तव में जो इनके नीडी लोग हैं उन तक कैसे पहुंचेंगी। तो उसके लिए तो जो भारत सरकार और बीजेपी, ये दोनों ही मीडिया की ताकत को और इनका जो आईटी नेटवर्क है और इनके कार्यकर्ताओं की ताकत को पहचानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ताली थाली बजाने की और दिया जलाने की घोषणा, दिया जलाने की रिक्वेस्ट की थी, तो जनता के हर आम तबके तक वो पहुंच गई थी। दूसरी बात, वो ईटीवी की ताकत को भी मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे उससे जस्ट पहले हिंदी के बहुत कम जर्नलिस्ट हैं जिनको प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू दिया था, जिनमें से एक ईटीवी के जर्नलिस्ट जेपी शर्मा जी भी हैं जिनको उन्होंने इंटरव्यू दिया था। रही बात, मैं मोदी जी के प्रधानमंत्री काल को 3 पार्ट में बांटकर देख रहा हूं जेपी जी। पहला पार्ट, आज लगभग 6 साल होने वाले हैं, करीब 23 मई को 6 साल हो जाएंगे मोदी जी के कार्यकाल को। तो पहला एक मोहब्बतें मूवी आई थी। मोहब्बतें मूवी में अमिताभ बच्चन एक स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। मोदी जी का एक वो रूप हमको देखने को मिला था, परसों तक वही रूप देखने को मिला। वो जल्दी पूरा कर रहा हूं मैं। वो व्यापारी को एक बिगड़ेल बच्चा मानते थे और उन्होंने नोटबंदी, बेनामी लो, इंसॉल्वेंसी लो, सेल कंपनियों को बंद कर दिया, डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया, जीएसटी, इनकम टैक्स सब में पर डे की पेनल्टी चालू कर दी। साथ में उन्होंने 3 उनकी फ्लैगशिप योजनाएं थी जो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार के लिए, एक मेक इन इंडिया, एक मुद्रा लोन और एक स्किल इंडिया। तीनों का क्या रिजल्ट रहा जो हमें पता नहीं चला। लेकिन जो परसों से जो मोदी जी ने यू टर्न लिया है, तो उन्होंने ऐसा लग रहा है जो उन्होंने सारे घावों पर मरहम लगाने की कोशिश की है और हर तरह के व्यापारी को एड्रेस किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो नए लोग लोन लेना चाहेंगे उनको हम बिना कोलेट्रल के और बिना सरकार उनकी गारंटी देगी नए लोन देगी। जो व्यापारी अभी स्ट्रेस में नहीं आए हैं, जो आ सकते हैं, उनको भी एमएसएमई की डेफिनेशन एक्सपांड की है, उनको नए लोन दिए जाएंगे। जिनके खाते खराब हो चुके उनको भी मदद की जाएगी। तीसरा जो आपने लास्ट ये पूछा था कि लोकल से वोकल पर कैसे आ पाएंगे। लोकल से वोकल में अभी तक हमने जो देखा, बीजेपी का भी पुराना सबसे बड़ा स्वदेशी का एजेंडा था।
तो अभी तक तो हमने स्वदेशी के नाम पर सिर्फ बाबा रामदेव जी को देखा है, जो सिर्फ जो गाय का जो यूरिन है, जिसको हम गोमूत्र बहुत पवित्र बोलते हैं, उसको भी उन्होंने बहुत महंगे दामों पर बेचा है। लेकिन अगर इस सारी स्कीम को जो परसों से जो यू टर्न लेकर जो इन्होंने चालू किया है, उसको अगर धरातल पर उतारेंगे तो इससे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और मोदी जी की जो नई पॉलिसीज हैं, ये गेम चेंजर साबित होंगी। जेपी जी, मेरे पास कम से कम 100 टेलीफोन आ चुके। कल 4 बजे वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी एमएसएमई की। मेरे पास आ गए कि एमएसएमई की डेफिनेशन क्या होती है, क्या ट्रेडर भी एमएसएमई में कवर होता है, इसका हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा, इसके लिए स्कीम क्या है, आप हमें बताइए। तो लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने में आज टाइम नहीं लगता। ईटीवी जैसा नेटवर्क है जो गांव ढाणी तक जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, समय हो गया है। मैं वापस कुछ सवालों के साथ आना चाहता था अपने मेहमानों के साथ, लेकिन आज समय की बाध्यता है। मुझे अभी आप सब लोगों का शुक्रिया कहना पड़ेगा। फिर से मैं इसको कोशिश करूंगा कि विषय बहुत विस्तृत है, इस पर विस्तार से चर्चा भी हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।